अगर आपके भी रीनीट में कम मार्क्स आ रहे हैं और आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के आने वाले 1 साल 2 साल या 3 साल का फैसला आप सिर्फ डर या अधूरी जानकारी के बिना पे लेने वाले हो। और मैं ये नहीं चाहता कि आप वही गलती रिपीट करें जो मैंने किया था या मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट हर साल करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी चूंकि नीट का एग्ज़ाम हो गया है, अभी रिजल्ट आया नहीं है और अभी कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है कि एग्जैक्टली किस मार्क्स पे एमबीबीएस मिलने वाले हैं क्या है, लेकिन एक रफ आइडिया इंसान को लग जाता है कि हाँ हमारा होने वाला है या मैं बॉर्डर स्कोर पे हूँ। अभी बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे जिसमें कोई स्टूडेंट की ऐसी जर्नी होगी कि उसने 200 से 700 नंबर का जंप लिया, किसी की ऐसी जर्नी होगी कि वो 150 से 650 का जंप लिया है, कोई बता रहा होगा कि फिफ्थ अटेम्प्ट में या सिक्स अटेम्प्ट में जाके उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप 7 7 ड्रॉप के बाद बहुत सारे लोग एडमिशन लिए हैं। तो आप जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो उसका जो कंक्लूजन आप करते हैं कि देखते हैं कि अच्छा हाँ उसने अपनी गलती को आइडेंटिफाई की, उस पर मेहनत किया तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप भी जब अपनी एनालिसिस करते हैं कि क्या वजह है कि आपका मार्क्स कम रह गया, तो आप पाते हैं कि बहुत सारे रीजंस आपके सामने निकल के आते होंगे। हो सकता है कि आपने टेस्ट प्रॉपर नहीं दिया हो, या हो सकता है कि आपके सिलेबस ही वक्त पे आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, या कोई स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोई 2 4 चैप्टर जो आपने पढ़ा ही ना हो, या पढ़ा हो तो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाया हो, या आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि शायद आपने गलत कोचिंग का सिलेक्शन कर लिया था, या फिर गलत स्टडी मटेरियल के चक्कर में पड़ गए थे। एनसीईआरटी पे जितना फोकस करना चाहिए था वो फोकस आपने एनसीईआरटी पे नहीं किया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं की है, या एनसीईआरटी पे वो मास्टरी हासिल नहीं की जिसकी नीड थी, तो आपको लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो आपको 1 साल और देना चाहिए। और इसी बिना पे आप ड्रॉप लेते हैं 1 साल और। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये सोल्यूशन है कि जैसे आपने 1 साल ड्रॉप ले लिया तो होता क्या है कि आपने 1 साल ड्रॉप लिया, आपने इम्प्रूवमेंट किया, आपकी इम्प्रूवमेंट होती है नो डाउट, अगर आप मेहनत करते हैं, आपने अपनी गलती अपना वीक जोन आइडेंटिफाई किया। लेट सपोज आपने 40 मार्क्स या 50 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया अगर पेपर का लेवल उसी डिफिकल्टी लेवल से है तो। लेकिन क्या है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो तो खाली नहीं बैठे हैं ना, वो भी तो अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और जो नए बच्चे आते हैं वो तो हर साल आते ही हैं। तो अल्टीमेटली हर साल क्या होता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप इंप्रूव तो कर रहे हैं। जैसे आपने 50 मार्क्स का अगर जंप लाया है तो कट ऑफ जो है वो 70 मार्क्स आगे बढ़ गया, तो अल्टीमेटली तो आप 20 मार्क्स पीछे रह गए, आप इस साल भी वहीं आगे खड़े हो गए जहाँ लास्ट ईयर खड़े थे। इसी तरीके से वो आप फिर 1 साल और 1 साल और के चक्कर में आप इस तरह आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं। आप ले सकते हैं अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे पता ही नहीं रहा हो इससे पहले, जैसे एनसीईआरटी की हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता ना रहा हो, या टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पता नहीं रहा हो, या आपने ऑनलाइन किया हो अब आपको लग रहा है कि नहीं आपको ऑफलाइन ट्राई करना चाहिए, शायद ऑनलाइन में आपने वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत ना कर पाया हो। तब तो अगर और आपका जो जो वीक जोन है वो है, आपको पता चल गया आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है आप ड्रॉप लीजिए और कोशिश करिए इम्प्रूव करने की। लेकिन अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब 3 4 अटेम्प्ट हो चुका है, आपने ऑनलाइन भी ट्राई कर लिया, ऑफलाइन भी ट्राई कर लिया, अच्छा भले आपने एनसीईआरटी अभी भी हो सकता है ना पढ़ा हो, अभी भी हो सकता है टेस्ट ना दिया हो, लेकिन इस बात का रियलाइजेशन आपको 2 साल पहले हो गया था कि एनसीईआरटी की क्या अहमियत है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या अहमियत है, या टेस्ट की क्या अहमियत है। लेकिन 2 साल पहले भी पता था, आपने अपने से प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं अगले साल इंप्रूव करूंगा, लेकिन नहीं कर पाए, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता था लेकिन आपने नहीं किया। तो अगर आपने 2 साल से नहीं कर रहे हैं तो फिर इस साल भी वापस से आप अपने आप से जो है एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप करेंगे। जो इंसान की एक हैबिट्स है ना वो इतनी आसानी से बदलती नहीं है। तो अगर आपको सारी चीज़ें हैं, अपनी गलती पता है, 2 3 साल पहले से पता है, अगर अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ तो बहुत कम चांस है कि आप आगे इसको इम्प्रूव करेंगे। अभी क्या है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप कुछ अल्टरनेटिव सोच सकते हैं। हमारे साथ क्या है ना कि हम एमबीबीएस का आगे सिर्फ इसी वजह से नहीं सोच पाते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया या जानने की कोशिशें नहीं की। हमको लगता है कि एमबीबीएस के अलावा जो भी बीडीएस है या बीएमएस है बीयूएमएस है उसमें जॉब नहीं है, सैचुरेशंस है और आगे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम सोचते हैं कि 1 साल और दे देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आप मिसाल लीजिए वेटरनरी के बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि उसकी काउंसलिंग किस तरह से होती है, या कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, कितने मार्क्स पे एडमिशन होता है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, जॉब कैसे मिलती है, सैलरी क्या है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं, जो इसकी अर्निंग पोटेंशियल है वो क्या है, जो मैक्सिमम आप इसमें क्या अर्न कर सकते हैं, मीडियन सैलरी क्या है, मतलब लीस्ट आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट में किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इन सब के बारे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे या गूगल पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, अवेलेबल रहती है। बीडीएस के बारे में देखिए, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, जॉब ही नहीं मिलती। 8,000 10,000 पे लोग जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन मेडिकल कोर्स की यही तो खूबसूरती है कि जितने कोर्सेस हैं ना, इसमें यह है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ जॉब ही पाना है। अगर आप वाकई में पैशनेट है, इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको जैसे डेंटिस्ट्री में शौक है, करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से सीखते हैं और आपका पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है, तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनानी का कोई कोर्स है, जैसे होम्योपैथिक है, या आपने वो यूनानी किया है या आयुर्वेदा किया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से सीखा है, तो ज़रूरी नहीं है आप हॉस्पिटल में जाके, अगर हो सकता है कि 15,000 की जॉब मिल रही हो, 20,000 की मिल रही हो, तो ऐसा नहीं है ना कि आप हॉस्पिटल में जाके जॉब ही करेंगे। अभी कोई गांव से हो तो वो रिलेट करते होंगे कि जैसे अब कोई एमबीबीएस है, उसके बाद उन्होंने एमडी किया है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, तो नॉर्मली वो गांव में अपना सेटअप नहीं करना चाहते हैं, या करते हैं तो अगर आप उनके पास दिखाने जाएंगे तो 500 या 700 उनकी फ़ीस होती है। फ़ीस के अलावा उसके एक और चीज़ होती है कि जैसे उन्होंने ब्लड टेस्ट करवा लिया, या सीटी एमआरआई कराना हो, कुछ कराना हो, तो अगर नॉर्मल आपको जैसे बुखार भी आ रहा हो, थोड़ा जॉइंट पेन हो, कुछ भी हो, तो नॉर्मल ऐसा होता है कि वो एक तो जो उनकी फ़ीस है वो आपको देनी पड़ती है, एक दो ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, हो सकता है अगर वो कुछ रेडियोग्राफी वगैरह कर ली तो और ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली उसके बाद फिर मेडिसिन के अलग खर्चे आते हैं, तो 3-4 हज़ार से कम में होता ही नहीं है। अब अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, तो गांव में एक आदमी है जिनकी एक एवरेज इनकम ही मंथ की जो है वो 20,000 है या 15,000 है, उसके अपना पूरा फैमिली भी मैनेज करना है, और हर आदमी थोड़ा बुखार हुआ, कोई ज्वाइंट पेन हुआ या कोई परेशानी हुई, तो हर मरतबा वो 3,000 या 4,000 रुपया हर बार वो डॉक्टर को नहीं दे सकता। हालांकि वो अब इतनी अवेयरनेस है लोगों में कि जो नॉर्मल ऐसे डॉक्टर्स हैं, जो अपने आप को प्रैक्टिशनर बोलते हैं, जो कंपाउंडर है, नॉर्मली वो 2-3 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन मिला के दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया और लोग ठीक हो जाते हैं। उसके साइड इफेक्ट और नुकसान के बारे में लोगों को इल्म है, लेकिन वो मजबूर है, वो जाहिर सी बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर बार किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना और जा करके इतने खर्चे बार बार करा सकें। तो अगर आपने जैसे बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जैसे आपने यूनानी ही कर लिया हो या आपने होम्योपैथिक कर लिया हो, अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उसके पास बहुत अच्छा है ना। जैसे आपने गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2-3 लाख में आप हॉस्टल वॉस्टल का खर्चा सब मैनेज करके बाहर आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 लाख या 5 लाख हो सकती है। तो आपने बहुत ज़्यादा चूंकि इन्वेस्ट किया नहीं है, और इसके लिए बहुत कोई ऐसा सेटअप की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली सेटअप की ज़रूरत है। आपको एक कमरा चाहिए, कुछ बेसिक इक्विपमेंट चाहिए, कुछ मेडिसिन चाहिए, उसके साथ भी अगर आप ऐसी जगह पे भी आप अपना हॉस्पिटल ओपन कर लेते हैं जो थोड़ा कस्बा टाइप का इलाका हो या छोटे शहर हो, तो लोगों के पास अवेयरनेस है, वो ये बात समझते हैं कि आपने भी 4 साल 5 साल जो है पढ़ाई करी है, आपने भी जो ह्यूमन जो बॉडी है उसकी जो क्या फिजियोलॉजी होती है, उसकी क्या एनाटॉमी होती है, बायोकेमिस्ट्री है, वो आपने भी पढ़ा है, मेडिसिन आपने भी समझा है। बस ट्रीटमेंट करने का मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है एलोपैथिक से, तो लोग आपके पास आते हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। और खुसूसन अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, तो अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज के जो है एक लोगों के जहन में एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव है कि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट लोड अच्छा होता है, ये अच्छे से सीख के आए। आपने अगर 100 रुपये भी फीस रखी है, 50 पेशेंट अगर आपने रोज देखा है, 4 घंटा सुबह बैठ जाइए, 4 घंटा शाम बैठ जाइए, 8 घंटा भी बैठे, तो 50 पेशेंट से डेली डील करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप जो है मंथ का लगभग जो है, और 5,000 रुपये पर डे है, मंथ का आपके 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। अगर आप 25 दिन भी बैठते हैं तो भी 1.25 लाख रुपया है। आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, और जो आपका विश था डॉक्टर बनने का वो भी पूरा हो जाएगा। इससे जो है आप समाज की भलाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप बैठेंगे, अगर सुकून से सोचने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एमबीबीएस में ही है। एमबीबीएस करने के बाद भी देखें, जो सिर्फ जॉब जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस करते ही किसी के 2 लाख 3 लाख की सैलरी लग गई। वहाँ भी लोग 70,000 80,000 रुपया कमाने के लिए अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, और बड़े शहर में तो इतना भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना और नाम के आगे डॉक्टर का लगाना, मेडिसिन पढ़ना, यही इंटरेस्ट है, तो आप बहुत अच्छे से अगर एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कोप हैं, इसके बियॉन्ड भी स्कोप है। इसके अलावा जैसे अगर आपको सिर्फ एक अच्छी नौकरी चाहिए जिसमें अच्छा पैसा हो, तो नर्सिंग वगैरह भी बहुत बुरा स्कोप नहीं है। अगर आप नर्सिंग करते हैं, तो आप इंडिया में देखिए कि नर्सिंग में जॉब पाना एमबीबीएस वगैरह के मुकाबले में काफ़ी आसान है। मतलब हर स्टेट अपने गवर्नमेंट में जो है नर्सिंग की बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। एम्स वगैरह नॉर्सेट्स कराते हैं, उसके तो लाख लाख रुपए नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है। फिजियोथेरेपी वगैरह करने के बाद भी आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के बिना पे कि क्या करना चाहते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, उसके बिना पे अगर आप सोच के अगर सही से डिसीजन लेंगे, तो शायद आपको हो सकता है कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो आपको ड्रॉप लेने से बचा ले और उससे बेहतर डिसीजन हो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे ड्रॉप ही लेना चाहिए, एमबीबीएस करना चाहिए, तो ठीक है, ये आपकी
जो पर्सनल थिंकिंग है इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप लीजिए, इम्प्रूव कीजिए, लेकिन सिर्फ एक इस बिना पे कि सब लोग ड्रॉप ले रहे हैं तो आप भी ड्रॉप लें। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार कम से कम जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए, जानिए, समझिए। हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस ऐसे मिल जाए जो आपको नॉर्मल एमबीबीएस से बेहतर दिखे। तो आज की वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मतलब बिना जानकारी लिए, बिना एक्सप्लोर कीजिए वापस से ड्रॉप में मत कूजिए। एक बार कम से कम ज़रूर इन सब ऑप्शंस के बारे में जानने की कोशिश करिए, क्या कट ऑफ क्या होती है इसकी और क्या काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड वीडियो आगे